नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है। मैं हूं पीसी वर्मा और आज हम देखेंगे सरकारी बजट और कर निर्धारण। तो हमने अपने पहले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार से बजट बनाया जाता है, कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं जिनका समावेश किया जाता है बजट में। और आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से करों का निर्धारण किया जाता है। तो साथियों, आप जैसा जानते हैं कि जो कोई भी क्रियाकलाप होता है देश में, चाहे कोई भी तरह का कार्य हो, उसमें सरकार की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर लिया जाता है। और ये जो कर होता है वो पूरे देश के संचालन के लिए अर्थव्यवस्था के आधार पे बनाया जाता है, और जिससे जो राजस्व प्राप्त होता है उससे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं सरकार के द्वारा। जो योजनाएं जो होती हैं, जो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, लोगों के हित के लिए बनाई जाती है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन। और इसके साथ साथ कुछ इस प्रकार की योजनाएं भी होती हैं जिनमें निर्माण कार्य शामिल होता है, जैसे कहीं सड़क बनाना है, कहीं पुल बनाना है, कहीं रोजगार गारंटी का काम करवाना है। तो इस प्रकार के काम भी सरकार के द्वारा किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो एक तरह से लोगों के बीच हर प्रकार की चीज़ें हैं, चाहे वो सुई का निर्माण हो, रबड़ का निर्माण हो, पेंसिल का निर्माण हो, पुस्तकें बनाना हुआ, जैसे आपके आसपास आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो हम बाज़ार से खरीदते हैं, अलग अलग चीज़ें। साथ ही साथ आप जैसे जाएंगे कहीं पे, आपने फल खरीदा, चावल खरीदा, दाल खरीदा, या कि आप सब्जी लेने गए तो वहाँ पे आपने सब्जी खरीदा। तो जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं, अर्थात कहीं भी अगर पैसे का लेन देन होता है दो व्यक्तियों के बीच या संस्थाओं के बीच, तो उसमें सरकार की ओर से टैक्स लगाया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में टैक्स लगाया जाता है और टैक्स की दरें अलग अलग होती हैं। तो टैक्स जो होता है दो प्रकार से होता है जिसे माना जा सकता है। एक तो होता है अप्रत्यक्ष कर, दूसरा होता है प्रत्यक्ष कर। इसे अप्रत्यक्ष कर क्यों कहते हैं? अर्थात ये जो कर होता है वो हमें दिखाई नहीं देता। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे साइकिल खरीदने गए, तो साइकिल दुकान में जब आप जाएंगे तब वहाँ पे साइकिल दुकानदार जो है वो आपको कीमत बताएगा कि इस साइकिल की इतनी कीमत है। वो ये नहीं बताएगा कि इसमें आपको कितना टैक्स देना है, क्या देना है। वो बताएगा साइकिल आपको इतने रुपए में मिलेगी। और जब आपका बिल बनेगा तब बिल में कुछ चीज़ें दिखाई जाएंगी कि कितना साइकिल का कीमत है, कितना टैक्स है। वो कुल कीमत आपको बताएंगे और फिर वहाँ पे टैक्स लिखा होगा। साथ ही साथ कुछ पैसा जो है एजुकेशन सेस में जाता है, जो कि अ, उस टैक्स से अलग होता है। तो ये जो होता है टैक्स इस प्रकार से बनाया जाता है। जो अप्रत्यक्ष कर होता है वहाँ पर सामने वाले व्यक्ति को पता नहीं चलता कि वो कर जमा कर रहा है, अर्थात दूसरे माध्यम से। जैसे आप किसी दुकान में गए, यहाँ देखिए, यहाँ पे जो दुकानदार है, अब क्या होता है, सरकार जो है, तो जो अप्रत्यक्ष कर होता है, पहली जो व्यवस्था हम देख रहे हैं अप्रत्यक्ष कर कैसे होता है। तो जो सरकार है उसके डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि कर को जमा करते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है सरकार की ओर से, संस्थाएं होती हैं जो कि करों को लोगों से जमा कराती हैं खातों के माध्यम से और अन्य प्रकार के माध्यम से। अकाउंट नंबर होता है, साथ ही साथ एक यूनिक नंबर दिया जाता है जिसमें करों को जमा किया जाता है। तो अब ये जैसे दुकान है, यहाँ पे आप गए, यहाँ से आपने साइकिल खरीदा, तो साइकिल दुकान वाले को आपने पैसा दिया। अब इसमें आपको सीधे सीधे सरकार के पास पैसा देने की जरूरत नहीं है। जो साइकिल दुकान वाला है वो, जो आपने जो पैसा दिया है उसमें से जो साइकिल की लागत है वो अलग रख लेगा और फिर जो कर है वो यहाँ से जमा करेगा। ये इस प्रकार से होता है। अब इसी प्रकार से साइकिल दुकान वाला बहुत हद तक साइकिल तो खुद बनाता नहीं है, वो कहीं से साइकिल लेकर आता है। तो जैसे कोई कंपनी है, साइकिल की कंपनी है, यहाँ पे साइकिल बनता है जहाँ से वो साइकिल लेकर आता है। अब साइकिल लेने के लिए उसे कहीं से सामान लेना पड़ेगा।
ये अलग अलग चीज़ें वो अलग अलग जगहों से लेंगे, और जब वो इन चीज़ों को लेंगे, साइकिल जो मैन्युफैक्चर हैं वो अलग अलग चीज़ें जब वो इकट्ठा करेंगे अपने पास लाएंगे, तो सभी के लिए उनको टैक्स देना होगा। अब ये टैक्स कौन देगा? जो यहाँ पे जैसे चक्के का निर्माता है, अब यहाँ पे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चर साइकिल का वो तो यहाँ पैसा देगा, लेकिन जैसे चक्का बनाने वाली कंपनी है तो वो अपना कर जमा करेगा यहाँ से। जो सीट की कंपनी है वो सीट के लिए उनको सीट प्रदान करेंगे, और जो पैसा मिलेगा उससे कुछ हिस्सा जो है वो सरकार के पास जमा होगा, और ये होगा इनके डिपार्टमेंट में। विभिन्न कर विभाग जो बने होते हैं उनके पास, और इस प्रकार से सरकार के पास राजकोष इकट्ठा होता है। अब इस पैसे को सरकार जो है अलग अलग योजनाओं में लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा क्रियाकलाप होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरा फ्लो बना होता है, सिस्टम बना होता है कि किस प्रकार से होगा। अब इसमें क्या होता है, कर जो होता है सरकार के द्वारा निर्धारित होता है। चक्के के लिए कितना कर होगा, सीट के लिए कितना कर होगा, लोहे के लिए कितना कर होगा, साथ ही साथ जो साइकिल है जो कि आपने लिया है उसके लिए कितना कर होगा। तो ये जो कर है ये सभी सरकार की ओर से निर्धारित किए जाते हैं। अलग अलग दर होती है इनकी कि कौन सी वस्तु है उसमें कितना कर लगाया जाए, और यही होता है तरीका जिससे सरकार कंट्रोल करती है कि कौन सी चीज़ें जो आवश्यक है जनता के लिए और कौन सी चीज़ें ऐसी जिनमें ज़्यादा टैक्स लिया जाना चाहिए। यदि उनका खनन अधिक मात्रा में किया जाता है या अधिक खनन करने के तरीके जो होते हैं, जैसे वस्तुएं जो है जैसे लोहा है, एल्युमिनियम है, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें, सभी चीज़ें जो आपके आसपास सभी चीज़ें जो दिखाई दे रही होंगी उसमें आप समझ सकते हैं किसी प्रकार से कर लगाया जाता है। तो अप्रत्यक्ष कर होता है, इसको हम देख सकते हैं कि जो अप्रत्यक्ष है अलग अलग चीज़ों के लिए शुल्क लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बनाना हुआ तो उसके लिए अलग शुल्क लगाया जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि उत्पाद शुल्क उसे कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं कि उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, हर वस्तु पे उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। और ये जो शुल्क होता है यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जैसे देखा, यहाँ पे जो टैक्स लगा, ये जब चीज़ें इन्होंने खरीदी साइकिल मैन्युफैक्चर ने तो उसे टैक्स लगा। अब ये क्या है, यहाँ पे इनके पास साइकिल दे रहे हैं जो साइकिल मैन्युफैक्चर हैं, तो जब ये यहाँ पे साइकिल देते हैं तो ये बदले में ये भी पैसा देंगे। अब यहाँ पे पैसा जो दुकान वाले के द्वारा मैन्युफैक्चर को दिया जाएगा तो उसमें भी टैक्स जुड़ा होगा। तो जो कर है यहाँ, इस प्रकार से कर दिया जाता है। तो ये क्या है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें कई बार जो कर देने की व्यवस्था है वो बार बार भी हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कर जो दुकान वाला ये भी दे रहा है उसी साइकिल के लिए, यहाँ पे भी दिया जा रहा है, और जो शुल्क है यहाँ पे उत्पाद का दिया जा रहा है। तो ये जो शुल्क होते हैं ये अलग अलग लोगों के द्वारा दिए जाते हैं, और इसमें भी कुछ हद तक चीज़ों को ठीक किया गया है। चूंकि हमने पहले देखा कि यहाँ पे चक्के के लिए, सीट के लिए, लोहे के लिए कर तो दिया जा चुका है। साइकिल बनाने वाले ने जब साइकिल दुकान वाले को दिया तो भी उसने शुल्क जमा किया, कर जमा किया। अब साइकिल दुकान वाला भी कर जमा करता है कि जब उसने साइकिल बेचा तो उसने साइकिल दिया। तो इस प्रकार की व्यवस्था में कई बार ये होता है कि बार बार जो टैक्स है वो जमा हो जाता है। सरकार के पास टैक्स जो है वो इस तरह के सिस्टम में अधिक हो जाता है। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया है, मूल्य संवर्धित कर, वैल्यू एडेड टैक्स, वीएटी के नाम से वैट कहा जाता है, मूल्य संवर्धित कर। अर्थात जो उत्पाद है वहां से लेकर आखिरी स्टेज तक जो कर लगता है वो पटाने की आवश्यकता है, इस प्रकार से बताया जाता है। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि अलग अलग स्तर पे यहाँ पे कर लगा हुआ है। तो अब जैसे साइकिल दुकान वाला जो है इसने
चक्का के लिए, सीट के लिए, लोहे के लिए तो कर दे दिया। अब जो कर 3, कर 4, कर 5 है, वो जो है उसकी जो कीमत है यहाँ पे उसने दे दिया। अब वो यहाँ जो दुकान वाला है उसके पास जब साइकिल देता है तो वो कर जमा करेगा। तो वो कौन सा कर जमा करेगा? जो कर 1 है वो जमा करेगा। और ये कर कितना होगा? क्योंकि अब सिस्टम में ये व्यवस्था बना दी गई है कि ये कर जमा कर दिया गया है पहले ही, तो इसे माइनस कर दिया जाएगा। अर्थात जो साइकिल मैन्युफैक्चर है वो कुल कर जो वो चुकाएगा तो वो कम चुकाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लो, चक्के के लिए, सीट के लिए, लोहे के लिए 2 रुपए जमा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि तीनों के लिए 2-2 रुपए जमा हो रहा है। अब यहाँ पे जो कर बन रहा है, जो साइकिल बना, अर्थात मान लीजिए कोई साइकिल बना जिसकी कीमत 1,000 रुपए है। अब इसके लिए एक अनुमानित हम दर बताते हैं कि जैसे मान लीजिए इसके लिए 100 रुपए कर के रूप में देना पड़ता है, अर्थात ये कीमत है साइकिल की। तो चूंकि यहाँ आप देख सकते हैं कि 2, 2, 2 6 रुपए जमा हो चुका है, तो ये जो 100 रुपए है इसे कम कर दिया जाएगा और जो व्यापारी है वो 94 रुपए जमा करेंगे। अब उन्होंने साइकिल तो दे दिया यहाँ पे। अब साइकिल की कीमत जो है वो जो दुकानदार है उन्होंने 1200 रुपए लगाया। तो अब फिर से इनको भी टैक्स देना होगा, लेकिन 1200 में जैसे 10% की दर से हम कह रहे हैं तो यहाँ पे 120 रुपए होता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं 100 रुपए तो पहले ही जमा किया जा चुका है, तो अब जो साइकिल दुकान वाला है उसे सिर्फ 20 रुपए चुकाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 100 रुपए यहाँ दिया जा चुका है कर के रूप में। तो ये जो होता है मूल्य संवर्धित कर, अर्थात हर स्टेज में कीमत कितनी बढ़ रही है उसके आधार पे कर लगाया जाता है। यहाँ पे 1200 में बेचा गया तो सिर्फ 200 रुपए अतिरिक्त हुआ। यदि इस प्रकार की व्यवस्था होती है तो लोगों को सहूलियत हो जाती है। इसे वैट कहा जाता है, जो मूल्य संवर्धित कर। जितना मूल्य बढ़ता है चीज का उतना उस पर कर लगाया जाता है, और इस प्रकार की व्यवस्था बनाई गई है, पूरे देश में बनाई गई है। और अब आने वाले समय में एक व्यवस्था और की जा रही है, चूंकि ये हम देखते हैं कि ये जो है अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग होता है। तो इसी प्रकार से एक जीएसटी जो है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसकी व्यवस्था की गई है, जिससे कि देश में जो कर की व्यवस्था है, जो इस प्रकार से अलग अलग राज्यों में अलग अलग दर होता है, एक एक चीज के लिए अलग अलग तरह से टैक्स देना पड़ता है, तो इसे एक तरह से सरलीकरण किया गया है और एक व्यवस्था बनाई गई है, कॉमन व्यवस्था, जिससे वस्तु और उत्पाद का मूल्य जो है वो तो मूल्य संवर्धित कर ही होगा, लेकिन सिर्फ उसी चरण पे लगेगा जिस चरण पे उसकी वृद्धि हुई है, कीमत की वृद्धि हुई है, और इसकी दरें जो हैं वो समान रहेंगी। क्योंकि हमने देखा था जैसे वैट जो लगता है वो लोगों के लिए कैलकुलेशन करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, और इसके कारण मूल्य संवर्धित कर केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर चुकाया जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ये कर की व्यवस्था होती है जिसको अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अप्रत्यक्ष कर पटाया जाता है लोगों के द्वारा, और ये जो व्यवस्था है ये हर प्रकार की चीज पे होती है, चाहे वस्तु हो चाहे सेवा हो। सेवा से तात्पर्य होता है जैसे कि आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आपने इलाज करवाया तो वो एक सेवा है। उसी प्रकार से और भी कई सेवाएं होती हैं जो कि आपके द्वारा ली जाती है, जिसमें वस्तु का आदान प्रदान नहीं किया जाता लेकिन चीज़ों का अर्थात काम का आदान प्रदान होता है। साथ ही साथ जो वस्तुएं होती है आपके पास आसपास जितनी भी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं उपलब्ध हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ टैक्स सरकार के द्वारा लगाया जाता है जब आप उसे खरीदते हैं। तो जाने अनजाने जैसे आप जाकर मार्केट में साबुन भी ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, शक्कर ले रहे हैं, तो उन पे सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है। जो भी चीज़ें हैं वो एक तरह से सरकार के आय का स्रोत होता है, जिससे योजनाएं चलाई जाती हैं, और योजनाएं जो होती है उनका क्रियान्वयन करने के लिए सरकार की ओर से इस प्रकार से टैक्स लगाया जाता है। दूसरा होता है प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें जो व्यक्ति होता है
वो सरकार के पास कर जो है वो सीधा जमा करता है। और ये किस प्रकार का कर होता है? ये होता है इनकम टैक्स, आयकर जो होता है। अर्थात लोगों की अलग अलग आय होती है। जैसे व्यक्ति एक है, पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन। मान लीजिए 3 व्यक्ति हैं जिनकी आय है 10,000 है, दूसरे की आय है 20,000, तीसरे की है 30,000। तो उनकी मासिक आय है ये। तो जब उनको अपनी आय प्राप्त होती है तो उसके लिए वो सालाना टैक्स जमा करते हैं। हर महीना चाहे तो हर महीना कर सकते हैं, और साथ ही इस प्रकार की व्यवस्था बनी होती है कि वो टैक्स को सीधे जमा कर सकते हैं। उनके जो डीडीए होते हैं, जो कि उनके लेखाधिकारी होते हैं, जो उनको वेतन प्रदान करते हैं, वो अपने पास से इसे जमा कर देते हैं। और कुछ हद तक व्यक्ति जो है वो सीधे सीधे जिम्मेदार होता है कि उसकी जो आय हो रही है वो उसके लिए सरकार के पास शुल्क जमा करें, आयकर जमा करें। और ये डायरेक्ट टैक्स होता है, व्यक्ति सीधे सीधे से टैक्स को जमा करता है। ये जो आयकर होता है, प्रत्यक्ष कर इसे कहा जाता है, इनकम टैक्स जिसे कह सकते हैं। और इसकी दर जो है वो अलग अलग होती है, अलग अलग आय के स्तर पे। कुछ सीमा तक जो है, जैसे 0 से लेकर 2.5 लाख तक आयकर नहीं लगाया जाता। और इसके बाद स्लैब बने होते हैं 2.5 लाख से। ₹5 लाख तक एक अलग स्लैब होता है। और इसमें प्रतिशत के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है कि किसी व्यक्ति का आय जो है, यदि 2.5 लाख तक है तो उसे कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 2.5 लाख से ऊपर होने पर उसे 10% देना पड़ेगा। 5 लाख से ऊपर होने पर उसे 15%। इस प्रकार से अलग अलग दरें बनी होती है, जो कि समय के साथ साथ बदलती है। और हर बजट के साथ सरकार के द्वारा उस पर विचार किया जाता है। और यदि कोई व्यक्ति जो है इस प्रकार से आय है, उसकी अलग अलग आय है, तो अलग अलग आय के आधार पर टैक्स भी अलग अलग लिया जाता है। जैसे मान लीजिए 10,000 जिसको महीने में मिल रहा है तो उसे 10%। इस प्रकार से अलग अलग व्यवस्था की जाती है। सिर्फ अनुमानिक है, हमने उदाहरण के लिए आपको बताया कि जो व्यक्ति जिसकी आय अधिक होती है उससे अधिक टैक्स लिया जाता है, जिसकी आय कम होती है उससे कम टैक्स लिया जाता है। जो दर है वो भी अलग अलग होता है। और इस प्रकार से अलग अलग दर के आधार पर लोग टैक्स जमा करते हैं, और ये सीधे सीधे सरकार के खाते में जाता है। इसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो निश्चित प्रतिशत नहीं लिया जाता, अर्थात हर व्यक्ति के लिए आयकर जो होता है वो अलग अलग होता है। उनकी जो कुल आमदनी होती है महीने की और साल की कुल मिलाकर, उसके आधार पे टैक्स का निर्धारण किया जाता है। और इसके साथ साथ टैक्स तो ले लिया जाता है। कभी कभी ये होता है कि कभी टैक्स जो है वो कभी गलती से कम या ज़्यादा ले लिया जाता है, तो इसको फिर बाद में जमा किया जाता है। पूरे डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग की जाती है। और ये होता है ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग, जो होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे होता है, जहाँ पे पूरे साल का लेखा जोखा जो होता है, व्यक्ति अपना लेखा जोखा जमा करता है। और फिर यदि कम या ज़्यादा रकम कट गई है तो उसे या तो वो वापस मांग सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, या कम जमा होने पर उसको चालान जमा करके उसके द्वारा सरकार के खाते में जमा किया जा सकता है। तो इस प्रकार से एक प्रत्यक्ष टैक्स होता है जिसमें सभी लोग जुड़े होते हैं। और बहुत सारे लोगों के आपने सुना होगा पैन कार्ड जिसे कहा जाता है, परमानेंट अकाउंट नंबर जो होता है। तो पैन कार्ड के आधार पे लोग अपने आयकर को जमा करते हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, या किसी भी प्रकार का व्यक्ति हो जो देश में रहता है और उसको अलग अलग स्रोतों से आय होती है, या कि घर के लिए आय होती है, अर्थात घर को उसने किराए पे दिया है जिससे आय हो रही है। साथ ही साथ बैंक में जो उसका पैसा है उसमें भी उसको इनकम होता है, ब्याज मिलता है। तो उस ब्याज पे भी एक निश्चित सीमा के बाद टैक्स लगता है। और हर प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, किसी भी प्रकार की मुद्रा का यदि आदान प्रदान होता है तो वो ट्रांजैक्शन कहा जाता है, और उस ट्रांजैक्शंस पे सरकार की ओर से टैक्स लगाया जाता है। यदि आप कहीं पर पैसा जमा करते हैं तो उसमें टैक्स मिलता है।
ब्याज मिलता है। और यदि वो ब्याज एक निश्चित रकम से अधिक होगी, अर्थात आप समझ सकते हैं कि जो आपका भी पैसा है उस पे भी सरकार की मॉनिटरिंग होती है और ब्याज लिया जाता है, टैक्स लिया जाता है। जब ब्याज आपको मिलेगा तो टैक्स उसमें लगेगा। और इसी प्रकार से यदि आपने फिक्स डिपॉजिट कराया है और अन्य प्रकार के कार्यक्रम आप कर रहे हैं, खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, तो टैक्स की व्यवस्था हर प्रकार के सिस्टम में है। और हर क्रियाकलाप है, चाहे वो कारखाने का मालिक हो, चाहे दुकान का मालिक हो, चाहे कंप्यूटर दुकान हो, होटल हो। होटल में भी आप देख सकते हैं सर्विस टैक्स भी लगाया जाता है, साथ ही साथ सामानों पे टैक्स लगता है। तो जो सेवाएं होती हैं वो भी टैक्स के दायरे में आती हैं, चाहे नाई का दुकान हो, चाहे कहीं अलग अलग जगहों पे, चाहे आप जैसे बस में कहीं जा रहे हो तो आप जो बस का टिकट लेते हैं उसमें भी टैक्स होता है, कुछ सरकार का हिस्सा होता है। आप पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, उसमें भी सरकार को टैक्स जमा होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि हर क्रियाकलाप जो है वो टैक्स से जुड़ा है। अप्रत्यक्ष कर ज़्यादा देखने में मिलता है। प्रत्यक्ष कर जो है, इनकम टैक्स जो है, वो सिर्फ वो लोग करते हैं, जमा करते हैं जो कि किसी तरह से उनके पास साधन है, वो कमाई कर रहे हैं। तो आयकर जो होता है, आय के ऊपर लगता है, उनकी आमदनी पे लगता है। तो ये प्रत्यक्ष कर होता है। और अप्रत्यक्ष कर हर चीज़ में आपको मिलेगा। साबुन हुआ, पाउडर हुआ, तेल हुआ, सुई हुआ, माचिस हुआ, हर चीज़ जहाँ पे भी आप कुछ भी पैसा खर्च कर रहे हैं, अर्थात यदि आपने कहीं पर पैसा दिया और बदले में कुछ सामान लिया, कोई भी सामान, कोई भी तरह का सेवा सर्विस जो लिया, यहाँ तक कि आप जैसे टीवी देखते हैं तो आपके घर पे मान लीजिए केबल होगा बच्चों, तो केबल का जो शुल्क है, जब हम केबल का शुल्क पटाते हैं तो उस शुल्क में भी टैक्स होता है, वो शामिल होता है। वो हमें दिखाई नहीं देता, हम सीधे उसे खरीदते हैं। मोबाइल आप रिचार्ज करवाते हैं, बैलेंस डलवाएंगे तो उसमें भी टैक्स होता है। आप रिचार्ज करवाते हैं तो आपको टैक्स सीधा दिखाई नहीं देता। जो दुकान का मालिक है या कंपनी का मालिक जो होता है, जैसे आपने आपका केबल टीवी को रिचार्ज करवाया, तो जो मालिक होगा वो अपना टैक्स जमा करेगा। तो ये है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। और इसमें न्याय संगति से बनाया गया है कि अलग अलग आधार पे आमदनी प्राप्त करने वाले लोगों के लिए अलग अलग टैक्स होता है, अलग अलग वस्तुओं पे अलग अलग टैक्स होता है। और जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आपको एक सुई लेना है तो सुई पर टैक्स कुछ अलग होगा, और आपको यदि एरोप्लेन खरीदना है तो उस पर टैक्स अलग होगा। सरकार दरें निर्धारित करता है कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लिया जाएगा और कितना टैक्स लिया जाना न्याय संगत होगा, इसके आधार पर टैक्स लिया जाता है। हॉस्पिटल में आप जाते हैं इलाज करवाने के लिए तो उसमें भी टैक्स लगता है, तो उसकी दरें जो हैं वो सरकार की ओर से निर्धारित की जाती है। और इस प्रकार से इसे बनाया जाता है कि सभी लोग टैक्स को पटा सके। संपन्नता, विलासिता की वस्तुएं जो होती हैं उन पे टैक्स अधिक होती है। जिस प्रकार की चीज़ें हैं बहुत आवश्यक है लोगों के जीवन के लिए, अर्थात जीवन जीने के लिए क्या आवश्यक है, आपको खाना और चावल, दाल, इस प्रकार की चीज़ें हैं तो उनमें टैक्स की दर कुछ अलग होती है। और जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि लग्जरी आइटम है, एसी हुआ, फ्रिज हुआ, इस प्रकार की चीज़ों पे टैक्स की दर ऊंची रखी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जो होते हैं उन पे टैक्स ऊंची दर पे होती है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है जो कि जीवन के लिए बहुत अनिवार्य होते हैं तो उन पे दर कम की जाती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कार हुआ और अन्य प्रकार की जो चीज़ें हैं और जिस पे अधिक आय खर्च करने वाले लोग उसे लेते हैं। होटल में यदि कोई खाना खाता है बड़े होटल में तो उसमें टैक्स उसको लगता है। तो इस प्रकार से जो दर होती है वो इस प्रकार से न्याय संगत बनाया जाता है। अर्थात कर इस प्रकार से लिया जाता है कि लोगों को उसे चुकाने में दिक्कत ना हो। यदि उनके आय का साधन अच्छा है, उनके पास अच्छी आय है, तो उन्हें अधिक आय इनकम टैक्स लिया जाता है। और इस प्रकार की वस्तुएं जिसका उपयोग बहुतायत पे लोग करते हैं, गरीब वर्ग भी करता है, वो सभी जो उनका उपयोग करते हैं तो उन पे टैक्स कम लगाया जाता है। कुछ लोग जो होते हैं कर अपवंचन या कर की चोरी करते हैं, अर्थात अपने कुल वो उत्पादन या उनके पास जो इनकम होती है उसे वो शो नहीं करते। जैसे इसे कर अपवंचन कहा जाता है, अर्थात कर की चोरी कहा जाता है। कर अपवंचना जो होती है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 10,000 का कोई सामान बेचा,
लेकिन उसने अपने इनकम टैक्स में शो किया क्योंकि ये कैश में हो गया, अर्थात पैसे का लेन देन हुआ। और जब वो अपना रिटर्न डायल करेगा, अर्थात साल भर की कमाई, तो वो ये दिखाएगा कि इस लेन देन में 5,000 रुपए हुआ। अब जब साल भर की कमाई में वो इस ट्रांजेक्शन को, अर्थात ये एक ट्रांजेक्शन है, वो दिखाता है 5,000, तो अब निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार दिखाने से कुल रकम जो है वो कम हो जाएगी और इसके कारण सरकार को टैक्स कम मिलेगा। ये इनकम टैक्स में अगर उसका शो हो रहा है, और इसी प्रकार से वो बार बार ये काम करता है। तो इस प्रकार की चोरी करने वाले लोग हैं जो कि काला धन एकत्र करते हैं, अर्थात ये 5,000 अब उसके पास काला धन के रूप में हो गया, अर्थात वो गलत तरह की कमाई हो गई, तो उसे काला धन कहा जाता है। और ये होती है, यदि वो 5,000 के पीछे टैक्स देता तो लगभग 500 रुपये, अगर 10% भी टैक्स उसने जमा किया होता तो सरकार के पास 500 रुपये जमा होता, और ये अब उसके पास कालाधन के रूप में जमा हो गया, इसे कालाधन कहा जाता है। तो इसके लिए समय समय पर आयकर विभाग जो है इस प्रकार के काम पे रोक लगाने के लिए समय समय पे कार्रवाई करते हैं, छापे मारे जाते हैं, और साथ ही साथ लोगों के क्रियाकलाप पे नज़र रखी जाती है कि उन्होंने क्या क्या काम किया, किस प्रकार से उनका ट्रांजैक्शन हुआ, किस प्रकार से कितना रकम उन्होंने जमा किया, और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उन पे कार्यवाही की जाती है, उनके पूरे सारे धन संपदा को सीज कर दिया जाता है, उन पे कार्यवाही की जाती है, और कई गुना टैक्स फिर वसूला जाता है जो उन्होंने जमा तो किया हुआ है लेकिन उसके अगेंस्ट अधिक शुल्क लिया जाता है, और साथ ही साथ उन पे कार्रवाई की जाती है। तो वैट का मकसद जो है कुल मिलाकर इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को रोकना होता है, और इसी के कारण बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से बनाई जाती हैं, बहुत सारे सिस्टम बनाए जाते हैं जिससे अधिक से अधिक लोग सही तरीके से कर जमा करें, जिससे सरकार को भी लाभ हो और देश का विकास हो सके। तो जो कर होता है बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार से कर का निर्धारण होता है, और किस प्रकार से काला धन को जरूर देख लीजिएगा कि काला धन जो होता है वो इस प्रकार का पैसा होता है जो कि लोग सरकार से छुपाकर अपने पास रखते हैं, अर्थात इसकी जानकारी सरकार को नहीं देते, वो छुपाते हैं, और इसी के कारण बहुत सारे सिस्टम जो है हमारे देश के, वो चूंकि पैसा तो देश में बहुत है लेकिन इस प्रकार से लोगों के द्वारा कर चोरी किए जाने के कारण बहुत सारी चीज़ें लागू नहीं हो पाती, बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता। यदि हर व्यक्ति अपना कर सही तरीके से जमा करे तो देश में बहुत ज़्यादा संपदा है और बहुत ज़्यादा विकास हो सकता है। और यहाँ हमने देखा जो सरकारी बजट है वहाँ पे भी पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ घाटे का बजट नहीं होगा, किसी को ऋण लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी सरकार को, चूँकि योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार को ऋण भी लेना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है अपनी वित्तीय संस्थाओं से। साथ ही साथ कई जगह पे आपने देखा होगा एफडीआई का सिस्टम होता है, जो विदेशी इन्वेस्टमेंट है उसे प्रोत्साहित किया जाता है कि देश में अलग अलग योजनाओं के लिए वो पैसा डालें और उसके बदले में उन्हें शुल्क भी मिलता है, अर्थात जो फ़ायदा होता है उसका कुछ हिस्सा जब एफडीआई करते हैं उनको मिलता है। तो यदि हमारे देश में खुद भी जो सारी चीज़ें हैं सही तरीके से चलें, लोग सही तरीके से टैक्स पटाएं, तो हमारा देश बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा दिया गया कर ही सरकार की आय है और उसी से ही देश चलता है। चाहे कोई भी खर्च हो, चाहे बजट का हो, चाहे निर्माण कार्य हो, और उसके साथ साथ अधोसंरचना निर्माण का जो कार्य होता है, अर्थात पुल पुलिया सड़क ये बनाए जाते हैं, देश के लिए हथियार खरीदे जाते हैं, दवाइयाँ खरीदी जाती हैं, और भी हर प्रकार की चीज़ जो सरकार खरीदती है उसके लिए जो टैक्स लिया जाता है, और उसी के द्वारा वो जो टैक्स से पैसा जमा होता है उसी के द्वारा ये सारी चीज़ें ली जाती हैं। तो सरकारी बजट और कर निर्धारण में आज के लिए इतना ही बच्चों। आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अवश्य लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हम आपको इसी प्रकार आपसे जुड़ी हुई आपके काम की जानकारी देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मैं पीसी वर्मा आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।